नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हम उत्तराखंड की एक स्पेशल सीरीज़ लेके चल रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं और अगर अगर हम इनकी बात करते हैं तो इससे पहले जो है हमने जो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के बारे में विस्तृत तरीके से जो है अध्ययन करने का प्रयास किया था। जो महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी टॉपिकों को हमने उस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें। और उसके साथ-साथ में उत्तराखंड के जो परिधान हैं, उसके साथ-साथ आभूषण हैं, उनको हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। और इसके साथ-साथ में उत्तराखंड के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों को भी हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा अन्य बहुत से टॉपिक हैं, लगभग 20 से 22 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए माना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो अ, पेपर है, उन पेपरों में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अक्सर आपके हर एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज राष्ट्रीय उद्यानों की और राष्ट्रीय पार्क और इसके साथ-साथ में जितने भी जैव संरक्षण आरक्षित यहाँ पे बनाई गई है राज्य में, इन सबको यहाँ पे हम कवर करने का प्रयास करेंगे और इनसे संबंधित जो-जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ पे है जो है हम कवर करने का यहाँ पे प्रयास करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास है सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करता हूँ तो इनकी अगर मैं संख्या की बात करूँ तो राज्य में जो है अभी तक कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। तो सिंपल सा अगर ऐसा प्रश्न बनता है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या है जीवों को संरक्षित रखा जाता है, वनस्पतियों को संरक्षित रखा जाता है और उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको जो है सरकार के द्वारा ट्रेस किया जाता है वहाँ पे रहने वाले जीवों की और वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, उन वनस्पतियों पर जो है वहाँ पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसके साथ-साथ में अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों पे जो यहाँ पे जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, मानवीय गतिविधियों पर जो है यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जाता है। जिससे कि जो जंगली जानवर है और जो पक्षियाँ हैं और इसके साथ-साथ जो वनस्पतियाँ हैं, उन वनस्पतियों पर को जो है यहाँ पे संरक्षित रखा जा सके और यहाँ पे जो इन पर जो है यहाँ पे जो कार्य है इसको जो है इन सीटू माध्यम से किया जाता है, इनका जो संरक्षण है इन सीटू माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे जो इन सीटू है, इन सीटू का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जानवर जिस जगह पर रह रहा है, उस जगह पर क्या है उसकी निगरानी करना। उससे जो है जैसे एक तो होता है आपका पार्क में लेके आ रखा है, जो जू बनते हैं, जू में लेके आते हैं, तो वहाँ पर क्या है उसका स्थान परिवर्तित करके जो उसको रखा जाता है, तो ये अलग चीज़ है लेकिन सीटू इन सीटों के माध्यम से वहीं पे जो उसको देखा जाता है, उस पर जो पूर्ण निगरानी रखी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं, राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं, तो ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाए, तो यहाँ पे जो कुल क्षेत्रफल है 5,606.76 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये फैले हुए हैं। अगर इनके प्रतिशत की बात पूछी जाए कि इनका प्रतिशत कितना है तो ये हो जाएगा आपका जो राज्य का कुल क्षेत्रफल है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% जो है आपके राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान बनाता है, एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है या फिर प्रश्न पूछा जाए कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है या राष्ट्रीय पार्क इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है सबसे पहले 1976 में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जो इसको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना जो है किस नाम से की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेली नेशनल पार्क के नाम से जो 1976 में 1936 में जो यहाँ पे इसको स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि एशिया का क्या पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्र जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका भारत का और एशिया का क्या है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हो जाता है।
इसके साथ-साथ में जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके जो है नामों में बार-बार परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद जो इस नेशनल पार्क का नाम यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। बात करते हैं तो 1952 में जो है ये नाम परिवर्तित करके इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि हेली नेशनल पार्क का संबंध है। ये हेली नेशनल पार्क जो किसका प्राचीन पुराना नाम है, या फिर प्रश्न बनता है कि रामगंगा नेशनल पार्क है। तो ये आप याद रखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क पूछा जाए, हेली नेशनल पार्क पूछा जाए, या फिर साथ-साथ में जिम कॉर्बेट पार्क पूछा जाए, ये सब जो है आपके एक ही हो जाएँगे। यहाँ पे फिर 1952 से 1956 तक जो है आपको जो ये राष्ट्रीय उद्यान है इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और उसके पश्चात यहाँ पे 1957 में जो है एक हमारे जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है जिम कॉर्बेट के नाम पर जो है यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क से बदल के यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम रखा जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल से भी अक्सर जो प्रश्न हमारे पास पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके क्षेत्रफल की पूछा जाए तो यहाँ पे जो 520.82 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे हमारे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है हमको देखने को मिलता है। और ये मुख्य रूप से आपका जो नैनीताल क्षेत्र है और पौड़ी का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। अगर हम नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल में जो इसका 208.8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये आपके नैनीताल के अंतर्गत आता है। इसके साथ-साथ में अगर मैं पौड़ी की बात करता हूँ तो पौड़ी में आपका 312.76 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र आपके पौड़ी के अंतर्गत जो ये आता है। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये ज़्यादा किस जिले में फैला हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो है पौड़ी जनपद हो जाएगा। और इसके साथ-साथ में अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है कितना क्षेत्रफल आपके नैनीताल जनपद में आता है, तो ये आपका हो जाएगा 208.8 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पौड़ी के संबंध में पूछा जाए तो 312.76 किलोमीटर स्क्वायर। इसके साथ-साथ में इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है जहाँ से जो है यहाँ पे एंट्री की जाती है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका जो डिकाला है जो आपके नैनीताल में पड़ता है, यहाँ से जो है इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ से जो है आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर के लिए एंट्री मिलती है। इसके साथ-साथ में अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ प्रमुख स्थल है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पे अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा जो है किस नेशनल पार्क के मध्य से होके बहती है? तो ये आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ से पश्चिमी गंगा जो है इसके मध्य से होके बहती है। इसके साथ-साथ में जो पाटलिदुन है, पाटलिदुन भी आपके जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ में जो यहाँ पे कॉर्बेट वाटरफॉल है, कॉर्बेट वाटरफॉल भी आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा जो है जब यहाँ पे टाइगर योजना चलाई जाती है। अगर हम बात करते हैं टाइगर रिज़र्व की, तो यहाँ पे जो देश का पहला टाइगर रिज़र्व है वो भी हमारे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 की तिथि आप याद रखेंगे। इस तिथि को जो है भारत का पहला टाइगर रिज़र्व जो है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको याद रखते हुए चलेंगे। प्रवेश द्वार पूछा जाए, डिकाला हो जाएगा, और अगर इसके मध्य में अगर कुछ प्रमुख स्थल पूछे जाए तो आपका पाटलिदुन, कॉर्बेट वाटरफॉल, इसके साथ-साथ में जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा भी जो यहाँ पे इसके मध्य से होके बहती है। इसके साथ-साथ में यहाँ पे जो है जीवों को और अधिक संरक्षित करने के लिए यहाँ पे आपके क्या है 2012 में इसके जो आसपास का जो 500 मीटर का क्षेत्र है, उस 500 मीटर के क्षेत्र को जो है यहाँ पे साइलेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के जैसे वाहनों से संबंधित गतिविधियाँ हैं या कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को जो है यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो
टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट फोर्स का टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का भी जो है गठन किया गया है। तो यहाँ पे अगर इसके गठन के संबंध में प्रश्न बनता है तो यहाँ पे जो है 2013 पे यहाँ 13 में जो यहाँ पे स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का जो है गठन किया गया था। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या अगर पूछी जाए कि कितनी जो यहाँ पे सदस्यों को जो यहाँ पे उस समय पहले जो यहाँ पे गठन किया गया था तो उसमें कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 118 सदस्य। 118 सदस्यों के साथ में जो है यहाँ पे जो स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स है इसका जो यहाँ पे गठन किया गया था। तो ये प्रश्न भी बनता है यहाँ पे, इनको जो है आप याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका है स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन 2013 में। इसके अलावा यहाँ पे साइलेंट जोन घोषित किया गया था 2012 में, और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 में। और अगर पूछा जाए प्रवेश द्वार तो ये आपका ढिकाला नैनीताल हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि अधिकतम क्षेत्रफल इसका किस जनपद में आता है तो ये आपका नैनीताल पौड़ी हो जाएगा। उसके पश्चात आपका नैनीताल। और अगर ये भी पूछा जाए कि किस क्षेत्र में फैला हुआ है तो आपके नैनीताल और पौड़ी जनपद के बीच में आपका ये आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 1991 में क्या होता है, जो सोना नदी अभ्यारण्य है, सोना नदी अभ्यारण्य को भी यहाँ पे जो 1991 में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर प्रश्न बनता है कि राज्य के किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो ये आपका भी जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत ही जो हमको सबसे अधिक पर्यटक देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक जो है यहाँ पे आते हैं। इसके साथ साथ में जब कोविड आया था तो कोविड के समय यहाँ पे इस क्षेत्र को जो यहाँ पे देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो इसको घोषित किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बनता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और तथ्य देखते हैं तो और तथ्य यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला जो तथ्य है इसको भी आप याद रखेंगे। 2020 में जो यहाँ पे पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो यहाँ पे बनाया गया। और इसके अलावा ये पहला जिम कॉर्बेट पार्क की अगर हम बात करते हैं तो पहला ये जिम कॉर्बेट पार्क है जहाँ पर जो है महिलाओं को क्या है गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसके साथ साथ में इसको जो हमारे हाथी परियोजना है जहां पर जिसके माध्यम से जो है हाथियों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जिम नेशनल पार्क है, जिम नेशनल पार्क को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे जो जिम नेशनल पार्क है, यहाँ पे पार्क के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुल 570 जो पक्षियों की प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सरीसृप वर्गों की, सरीसृप मतलब जो रेंग के चलने वाले हैं जैसे सांप वगैरह जिसके अंतर्गत आते हैं, ये है 25 प्रजातियां हमको यहाँ पे सरीसृप वर्ग की हमको मुख्यतः देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्तनधारी जीवों की, स्तनधारी जीवों में मुख्य रूप से यहाँ पे 75 प्रजाति के जीव हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुख्य जीवों की जो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनमें से हो जाएगा आपका एक मगरमच्छ है, चीतल है। इसके अलावा यहाँ पे सांबर हमको देखने को मिलता है, और सांबर के साथ साथ में काकड़ जो होते हैं जंगली जानवर, ये हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरण और महशीर, ये सब जो इस नेशनल पार्क के अंतर्गत जो आने वाले महत्वपूर्ण जीव है। अगला जो हमारा नेशनल पार्क है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1991 में यहाँ पे जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया जाता है। यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी टोंस नदी। टोंस नदी जो है आपके गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये है 472 किलोमीटर स्क्वायर। 472 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जो है हमारा जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगर इसके संचालन की बात आती है तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसका संचालन जो मुख्य रूप से आपके जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून से जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है। और नामकरण की बात की जाए तो हमारे जो गोविंद वल्लभ पंत जी है, इनके नाम पर जो है हमारे इस पार्क का नाम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण जीव है, इन जीवों में भूरा भालू है, कस्तूरी मृग है, हिम तेंदुआ हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में भरल है, थार है, काला भालू है, ट्रेगोपान है, और कलीज है, मोनाल है,
और इसके साथ साथ में कोकलास, ये यहाँ के महत्वपूर्ण जीव है। यहाँ पे पेपर में इससे पहले पूछा जा चुका है कि दाढ़ी वाला गिद्ध जो है किस पार्क में पाया जाता है, तो ये आपके गोविंद वन्य जीव विहार में हो जाएगा। इसके साथ साथ में हिम तेंदुआ का संबंध में पूछा गया था, तो हिम तेंदुआ भी आपके जो यहाँ पे इसी जो ये जनपद ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुख्य वनस्पतियों की या वृक्षों की, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में हमको मुख्यतः भोजपत्र जो होते हैं ये देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में जो देवदार के वृक्ष है और जो बांज के वृक्ष है, ये सब यहाँ के जो प्रमुख वनस्पतियां हैं, प्रमुख वृक्ष है जो हमको दिखाई पड़ते हैं। अगला नेशनल पार्क है, ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो इन क्षेत्रों में जो पशु है मुख्यतः एक जैसे पशु जो इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा आता है तो ये लगभग जो यहाँ पे तीनों में एक समान पशु हमको जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था, यह है हमारे पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण उद्यान है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पूछा जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी, ये हो जाएगा आपका 1982 को। अगर डेट पूछी जाती है तो 6 नवंबर 1982 को जो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की जाती है। अगर जनपद पूछा जाता है तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके चमोली जनपद में हमको देखने को मिलता है। इसी के संबंध में एक और प्रश्न बनता है कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क। कई बार जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जगह संजय गांधी नेशनल पार्क ही पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये आपके नंदा देवी नेशनल पार्क का ही नाम जो है, और पहले जो इसको संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था। और इसके साथ साथ में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्र 624 किलोमीटर स्क्वायर, 624 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जो हमारा जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये जो आपके फैला हुआ है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, अगर मुख्यालय पूछा जाए तो जोशीमठ जो इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसके साथ साथ में इसमें जो बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है आपका यूनेस्को में जो इसको शामिल किया गया था। प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष शामिल किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो उत्तर है ये आपका 1988 हो जाएगा। 1988 में यहाँ पे यूनेस्को की सूची में जो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इस नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये हो जाएंगे आपके डब्ल्यू गार्डन। डब्ल्यू गार्डन जो 1883 ईस्वी में आपके नंदा देवी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे क्या है ये प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति इनको माना जाता है। अगला है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई अक्सर आपके समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई नापी जाती है तो ये आपकी 5431 मीटर की ऊंचाई पर जो यहाँ पे आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा जाए कि इस वन्य जीव विहार में पाए जाने वाले मुख्य जीव कौन कौन से है, तो यहाँ पे हमको मुख्यतः जो हिमालय भालू है, इसके अलावा स्नो लेपर्ड्स है, मोनाल है, कस्तूरी मृग है और जो भरल है, ये सब जो है हमको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। इसके पड़ोस में आपको एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की अगर बात की जाए ये भी आपके चमोली जनपद में है। और इसके साथ साथ में अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में आपके फूलों की घाटी की स्थापना की जाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर और ये जो है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसी भी जो है 2005 में बात करें तो 14 जुलाई 2005 को जो है जो हमारा फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी को जो है यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। और अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो फूलों की घाटी है इसके प्राचीन नाम, तो प्राचीन नामों में अगर हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण का जो केदार खंड है, केदार खंड में यहाँ पे इसके लिए नंद कानन शब्द प्रयोग किया गया है।
साथ में अगर हम बात करते हैं तो कालिदास की एक प्रमुख रचना है मेघदूत। मेघदूत में भी आपके फूलों की घाटी का वर्णन किया गया है और इस फूलों की घाटी के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है यह है आपका अलका। अलका शब्द का प्रयोग यहाँ पे फूलों की घाटी के लिए प्रयोग किया गया है। अगर इसकी हाइट पूछी जाती है, ऊंचाई पूछी जाती है, तो ये आपके समुद्र तल से जो है 3600 मीटर की ऊंचाई पर हमको फूलों की घाटी देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि फूलों की घाटी के मध्य से होकर कौन सी नदी बहती है, या किस नदी का जो उद्गम स्थल है ये फूलों की घाटी से माना जाता है, इस क्षेत्र से माना जाता है। तो ये आपकी पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी जो है यहाँ पे फूलों की घाटी के मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारी फूलों की घाटी है, ये फूलों की घाटी है, इस फूलों की घाटी की ओर हमको दो महत्वपूर्ण पर्वत देखने को मिलते हैं। एक पर्वत का नाम है नर, और दूसरे पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। ये दोनों पर्वतों के मध्य जो हमको फूलों की घाटी देखने को मिलती है। नर और गंधमादन पर्वत के मध्य ये घाटी बसी हुई है, फूलों की घाटी आपकी स्थित है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है कि फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का समय मुख्यतः माना जाता है, तो यह आपके जुलाई से लेके अक्टूबर के मध्य, जुलाई और अक्टूबर के मध्य में यहाँ पे फूलों की घाटी में जो है आपके फूल खिलते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि जो फूलों की घाटी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि फूलों की घाटी की खोज कब की गई। तो यहाँ पे अगर कब की गई तो 1931 में हो जाएगा, और किसने की, तो यहाँ पे जो है हमारे एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही जो है माने जाते हैं इनको, फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए थे, तो उनको यहाँ पे फूलों की घाटी दिखाई देती है और इनको जो यहाँ पे इसका श्रेय दिया जाता है। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि उससे पहले फूलों की घाटी पे लोग नहीं गए थे। हालांकि यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं लोकल लोगों की बात करते हैं तो लोकल लोग तो पहले से इस क्षेत्र को जानते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसको विश्व के मानचित्र पर अगर विश्व स्तर में प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया है, ये किया है फ्रैंक स्माइथ ने। फ्रैंक स्माइथ को जो है इसके लिए श्रेय दिया जाता है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर जो है यहाँ पे स्पेशल आपके जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी पर ये पुस्तक लिखी गई थी। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, उस प्रकाशन के पश्चात जो ये फूलों की घाटी जो क्या है विश्व की नजरों में आई थी, और यहाँ पे जो है लोग काफी उत्सुक हुए थे इस घाटी को जानने के लिए। और इसके साथ साथ में जब फ्रैंक स्माइथ इस क्षेत्र में आए थे तो इन्होंने 2500 के आसपास यहाँ पे फूलों की प्रजातियों का अध्ययन किया था, और इसके साथ साथ ये जो है अपने साथ में 250 किस्म के बीज को जो है अपने साथ लेके गए थे। तत्पश्चात यहाँ पे एक वनस्पति विज्ञानी महिला होती है जिसको आप मार्गरेट लेक के नाम से जानते हैं। मार्गरेट लेक यहाँ पे 1939 में यहाँ पे फूलों का अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में आती है, और यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे अध्ययन करती है। और उसी दौरान जो यहाँ पे जो वहाँ पे चट्टान होती है, चट्टान में पैर फिसलने के कारण जो यहाँ पे जो मार्गरेट लेक है इसका क्या है यहाँ पे निधन हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर जो यहाँ पे इसकी समाधि भी बनी हुई है। तो ये इससे भी जो है प्रश्न बनता है। इससे पहले यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी ने एक प्रश्न पूछा था कि जो यहाँ पे फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि बनी हुई है उस पर जो कथन लिखा गया है वो कथन क्या है, कथन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो उसका अगर हम कथन की बात करते तो इसका जो है यहाँ पे वहाँ पे लिखा गया है कि मेरी नजर हमेशा उन पहाड़ों की ओर रहती है, ऐसा कुछ यहाँ पे जो कथन लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो ये फूलों की घाटी है इसके लिए कुछ अन्य नामों का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अन्य नामों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके लिए बैकुंठ शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा भ्यूंडार शब्द यहाँ पे फूलों की घाटी के लिए प्रयोग किया गया है। गंधमादन की बात करते हैं, गंधमादन शब्द यहाँ पे फूलों की घाटी के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पुष्पावली भी इसके लिए कहा गया है, और इसके साथ साथ में जो है इसको फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे एक घास है जिसको अमेला या फिर नटग्रास के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो है ये घास फैलती जा रही है जो कि जो फूलों की प्रजाति है उनको क्या है नष्ट करते जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो है फूलों की घाटी में पैदा हो रही है, और इसको जो है नष्ट करना अति आवश्यक भी बन चुका है। यहाँ पे अगर बात करते हैं फूलों की घाटी में जो हमको महत्वपूर्ण वृक्ष देखने को मिलते हैं, प्रमुख पुष्प देखने को मिलते हैं, उसमें है पुष्प पदम,
और इसके अलावा पुष्कर है, प्रिमूला है, नीली पॉपी है। इसके अलावा यहाँ पे विषकंडार जो है यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे है वत्सनाम, शालम पंजा है, और फेण कमल हो गया, और हिम कमल, ये यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियां जो है जिनका उपयोग यहाँ पे वर्तमान में दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, उसमें है रुद्रदंती, शिव धतूरा है, कूट हो गया। इसके अलावा सोम है, रतनजोत है, ममीरी है, और निर्विशी है, और जटामासी। इनका प्रयोग जो है यहाँ पे वनस्पति के रूप में सॉरी दवाइयों के रूप में जो है यहाँ पे इन वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं फूलों की घाटी में जो प्रमुख जीव है जो यहाँ पे रहते हैं, ये है आपके कस्तूरी मृग, गुलदार है, वरल है, हिमालयन भालू है। इसके ये जो यहाँ पे क्या है प्रमुख हमारे पास जीव देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारी फूलों की घाटी से संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण घाटी हमारे पास जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है, ये है हमारे पास राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से अक्सर हमारे पास प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 1935 में यहाँ पे जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उससे पहले यहाँ पे जो मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 1935 में। और ये आपके जो है देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आपके 1935 में इसको स्थापित किया गया था। उसके पश्चात यहाँ पे जो हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है, हरिद्वार के क्षेत्र में जो 1948 में आपकी जो राजाजी विहार है, राजाजी विहार की स्थापना की गई थी। फिर पौड़ी में आपके 1977 में चिला वन्य जीव विहार को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पे 1935 मोतीचूर वन्य जीव विहार आ जाएगा, और 1948 राजाजी विहार आ जाएगा। राजाजी विहार आपके हरिद्वार में आ जाएगा, मोतीचूर देहरादून में है। और चिला वन्य जीव विहार की बात करें तो 1977 में जो है इसे पौड़ी में स्थापित किया जाता है। और फिर इसके पश्चात 1983 में जो है इन तीनों विहारों को मिला के यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं तो 1983 में यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। इसके साथ साथ में अगर ये तथ्य पूछे जाए कि यहाँ पे जो मोतीचूर वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना कब की गई, या फिर पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत आता है, या फिर राजाजी के बारे में पूछा जाए, या चिला वन्य जीव विहार के बारे में पूछा जाए, तो ये सब तथ्य जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे इसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं। और परीक्षाओं के लिए जो है यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो हमको देखने को मिलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, अगर राजाजी नेशनल पार्क के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हो जाएगा इसका देहरादून में। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है आपके राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। अगर प्रश्न बनता है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कौन कौन से जनपदों में फैला हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देहरादून, देहरादून के साथ साथ में हरिद्वार, हरिद्वार के अलावा यहाँ पे हो जाएगा आपका पौड़ी। इन 3 जनपदों में जो हमको राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो जो यहाँ पे हमारे राजाजी नेशनल पार्क है इसका नामकरण आपके हमारे जो भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य के नाम पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क को जो 2015 में देश का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है इसे घोषित किया जाता है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये प्रश्न इससे पहले पूछा भी जा चुका है कि राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2015 में। अगर पूछा जाए कि राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है तो ये भी आपका राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा। और देश का ये 48वां है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो इस नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है कुल आपके 313 प्रकार की पक्षी प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 23 प्रकार के स्तनधारी जो जीव है, 23 प्रकार के स्तनधारी जीव हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो हाथी, शेर, चीतल,
टाइगर और नील गाय जो यहाँ पे हमको इस पार्क के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पतियों में यहाँ पे मुख्यतः साल देखने को मिलता है, खेर है, शेषम के वृक्ष है, झिंगन देखने को मिलता है, खरपट है, बाकली है, सेन है। इसके अलावा चीड़ के वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं, सीरस देखने को मिलता है, रोहिणी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमलतास, ये यहाँ पे क्या है, प्रमुख वनस्पतियां हैं जो हमको इस पार्क के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमको राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित थे जो कि परीक्षाओं में बन सकते हैं। इसके अलावा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो राज्य का माना जाता है यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करता हूँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1991 में जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में आपको देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए तो ये जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसे माना जाता है। इसके अलावा अगर इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। 2390 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल जो है पर जो है आपका जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है फैला हुआ है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगती हुई एक घाटी है भैरों घाटी। भैरों घाटी अभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया था और अभी जो है ये सुर्खियों में भी है। सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ पे जो है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसलिए जो है ये तथ्य इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है या कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका भैरों घाटी जो कि आपके उत्तरकाशी में पड़ती है और आपके क्या है गंगोत्री नेशनल पार्क से लगती हुई जो है ये घाटी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है जो यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि 7 अप्रैल 2017 को जो है जो गोविंद विहार है, इसके अलावा जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो पर्यटकों के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए जो यहाँ पे परमिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए जो है यहाँ पे देश की प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम जिसको नाम दिया गया था पथिक। ये प्रश्न बनता है यहाँ पे पथिक का यहाँ पे क्या है उद्घाटन किया गया था। इसके साथ साथ में यहाँ पे बात करते हैं तो जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण जीव है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो है हिम तेंदुआ महत्वपूर्ण है। हिम तेंदुआ आपके गंगोत्री और गोविंद वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो दोनों में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जो हिमालयन भालू है, कस्तूरी मृग है और भरल है, ये यहाँ के प्रमुख वन्य जीव विहार है जो हमको जो यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रमुख पक्षियों की बात करते हैं तो इन पक्षियों में जो है यहाँ पे मोनाल देखने को मिलती है, कोकलास है, इसके अलावा ट्रेगोपान है और स्नोकॉक है। ये सब जो है हमको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान थे और उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने देखे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हालांकि हम ये कवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी जो है एक बार इनको हम देखते हुए चलेंगे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में इसको स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ में अगर हम प्रश्न बनता है कि नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसको जो है 1991 में स्थापित किया गया था। और अगर प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री जो कि 2390 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो ये फैला हुआ है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे छोटा है फूलों की घाटी जो कि 87.50 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर जो ये फैली हुई है। इसके साथ साथ में जो देश की पहली सिंगल विंडो जिसका जो है नाम पथिक है, ये इसको शुरू किया गया था गंगोत्री और गोविंद वन्य जीव विहार के नेशनल पार्क के अंतर्गत। इसके साथ साथ में अगर ये प्रश्न बनता है हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित किया जाएगा तो ये भैरों घाटी आपका है। इसके अलावा अगर प्रश्न बनता है कि टाइगर रिजर्व में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है तो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राजा और इसके साथ साथ में राजाजी नेशनल पार्क, ये दोनों जो आपके टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगर प्रश्न बनता है जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार
तो ये हो जाएगा आपका डिकुली नैनीताल में। इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है, तो ये हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है। और राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी जाए तो 6 हो जाएगी। और प्रश्न बनता है कि मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 उत्तरकाशी में है, 2 चमोली में हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अन्य क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इनसे बन सकते हैं। बाकी अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर विहार। अगर मैं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करता हूँ तो इनकी जो कुल संख्या है ये है 7। हमारे पास जो कुल 7 वन्य जीव विहार देखने को मिलते हैं। और अगर इनके कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये जो है आपके 2683.73 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है हमारे जो वन्य जीव विहार है ये फैले हुए हैं। और यहाँ पे अगर वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो जो वन्य जीव विहार है यहाँ पर जो है जो राष्ट्रीय पार्क होता है, राष्ट्रीय पार्क के अतिरिक्त यहाँ पे जो है हमको जो मानवीय गतिविधियां हैं यहाँ पे छूट प्रदान की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको अधिकार दिए जाते हैं, आप यहाँ से जंगल से लकड़ी ला सकते हैं, साथ साथ में आप यहाँ से क्या है घास वगैरह निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इन सब की जो यहाँ पे छूट प्रदान की जाती है। और यहाँ पर भी जो है इन सीटों के माध्यम से जो है जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे घास काटने की अनुमति, लकड़ी की और इसके साथ साथ में पशुचारण की भी यहाँ पे अनुमति आपको दी जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गोविंद वन्य जीव विहार की। गोविंद वन्य जीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी और ये है 1955 में। 1955 में जो यहाँ पे पहला वन्य जीव विहार यहाँ पे गोविंद वन्य जीव विहार को स्थापित किया जाता है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 485 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है आपके गोविंद वन्य जीव विहार जो है फैला हुआ है। यहाँ पे अगर हम मुख्य जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य जो जीव है यह है स्नो लेपर्ड है, जिसको आप हिमबाग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कस्तूरी मृगम को यहाँ पे देखने को मिलता है, बरहलम को देखने को मिलता है। जो हिमालयन थार है, हिमालयन थार जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में गुलदार है, बिल्ली है और काला और भूरा भालू हमको जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा काकड़, सांबर और सेही ये यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि किस जनपद में है तो ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद में जो आपके गोविंद वन्य जीव विहार बना हुआ है। प्रमुख पक्षियों की बात की जाए तो प्रमुख पक्षियों में यहाँ पे जो है मोनाल है, इसके साथ साथ में फिजेंट है। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल एरर यहाँ पे जो बार बार हो जाता है तो उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। यहाँ पे पक्षियों की बात कर रहे थे तो मोनाल, फिजेंट, कोकलास और कोकलास फिजेंट है, कलीज है, चकोर, गोल्डन ईगल है। ये सब जो यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। इसके अलावा जो अगला अगर यहाँ पे एक और तथ्य भी है जो स्नो लेपर्ड परियोजना है। स्नो लेपर्ड परियोजना के तहत जो है 1990-91 में इस क्षेत्र को जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत यहाँ पे गोविंद वन्य जीव विहार को जो है प्रतिबंधित किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसको जो है स्नो लेपर्ड परियोजना के तहत प्रतिबंधित किया गया था। किसी प्रकार से जो है यहाँ पे घुमा फिरा के यहाँ पे आयोग प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो 1972 में जो है आपके केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह है आपका 975 किलोमीटर स्क्वायर। 975 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो आपके केदारनाथ वन्यजीव विहार फैला हुआ है। अगर इसके राज्यों की जिलों की बात करते हैं तो मुख्यतः आपका जो चमोली जनपद है और इसके साथ साथ में लगता हुआ आपका जो रुद्रप्रयाग जनपद है, इन दोनों जनपदों के मध्य में जो आपके केदारनाथ वन्यजीव विहार देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पाए जाने वाले अगर मुख्य जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मुख्यतः पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये महान हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीव विहार है, गोविंद है, गंगोत्री है और जो चमोली में आपका नंदा देवी है। इसके अलावा यहाँ पे जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और अस्कोट वन्य जीव विहार है। यहाँ पर जो लगभग सेम हमको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य जीव की बात करें थे तो स्नो लेपर्ड के साथ साथ में तेंदुआ है, हिमालयन
काला और भूरा भालू यहाँ पे देखने को मिलता है, कस्तूरी मृगम को देखने को मिलती है, इसके अलावा थार देखने को मिलता है, गुरल है, सांबर है, तेराव है, काकड़ है और जंगली सुअर, इसके अलावा गिद्धड़ जो है हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जो ये केदारनाथ वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था 1972 में जिसको स्थापित किया गया था, ये किया गया था कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो यहाँ पे केदारनाथ वन्य जीव विहार को स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ में अगर प्रश्न बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, तो हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यहाँ पे ये वन्य जीव विहार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इसको माना जाता है। अगर इसमें पक्षियों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः हमको मोनाल फिजेंट देखने को मिलता है और कोकलास फिजेंट है, कलीज है, चकोर गोल्डन ईगल जो हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रमुख वनस्पतियां हमको दिखती है यह है आपके बांज, बुरास, चीड़, फर, स्प्रूस, थुनेर, मोरू और खरसू, इसके अलावा पांगर, ये प्रमुख जो है यहाँ पे वनस्पतियां हैं जो कि इस वन्य जीव विहार के अंतर्गत हमको मिलती है। ये जो ये वनस्पतियां हैं ये आपके मेडिकल की दृष्टि से भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसको जब किसी नए टॉपिक में इन पर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। अभी हमारा टॉपिक मुख्यतः जो है इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। अगला जो है वो है अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो ये आपके जो पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद में आपको अस्कोट वन्यजीव विहार देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में जो है यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार को स्थापित किया जाता है और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है आपके अस्कोट वन्यजीव विहार फैला हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं प्रमुख जीवों की तो प्रमुख जीव यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो है आपके पास हिमबाग। हिमबाग के साथ साथ में भालू हमको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ में जो बर्फ में रहने वाला भालू है, बर्फ में रहने वाला भालू भी जो हमको इस क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके अलावा थार है, इसके अलावा कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग भी जो है इस क्षेत्र में हमको दिखाई पड़ती है। प्रमुख पक्षियों की बात करते हैं तो प्रमुख पक्षियों में जो यहाँ पे है यह है कोकलास, कोकलास के साथ साथ में फिजेंट है, मोनाल है, पहाड़ी तीतर है, इसके अलावा जो हिमालयन स्नोकॉक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रेगोपान, ये जो है यहाँ पे प्रमुख पक्षी है जो हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक प्रश्न बनता है कि राज्य के किस वन्य जीव विहार में सबसे अधिक कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार में जो 67 कस्तूरी मृगम को जो है देखने को मिलते हैं, 67 कस्तूरी मृग। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसको भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार तो ये जगह अस्कोट वन्य जीव विहार। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए स्थापित वन्य जीव विहार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये अलग अलग दो प्रश्न है, अगर ज्यादा पूछा जाए, ज्यादा संख्या में पूछा जाए तो यहाँ पे अस्कोट हो जाएगा, और अगर पूछा जाए कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित वन्य जीव विहार की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। अगला हमारे पास है सोना नदी वन्य जीव विहार, ये चौथा वन्य जीव विहार है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जो सोना नदी वन्य जीव विहार है इसको जो है 1987 में स्थापित किया गया था, और इसके जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 301 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है ये आपके सोना नदी वन्य जीव विहार फैला हुआ है। जनपद की बात करते हैं तो मुख्यतः जो है पौड़ी जनपद में हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में सोना नदी वन्य जीव विहार में पाए जाने वाले प्रमुख जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे हाथी हमको देखने को मिलता है, हाथी के साथ साथ में शेर देखने को मिलता है, गुलदार देखने को मिलता है, चीतल है, सांबर है और काकड़ है, सिंचार है, और इसके अलावा जंगली सुअर है, और इसके साथ साथ जो मगर है यहाँ हमको देखने को मिलता है, घड़ियाल देखने को मिलता है, अजगर देखने को मिलता है। ये सब जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जीव है जो कि इस वन्य जीव विहार के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में मुख्यतः ग्रेट पाइड है, हार्नबिल है, प्लास है, फिशिंग ईगल है, कलीज है, हिमालयन पाइड है और किंग फिशर है। ये सब जो यहाँ पे महत्वपूर्ण पक्षी है जो कि इस अभ्यारण्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। वनस्पतियों की बात की जाए जो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं, यह है साल, और उसके साथ साथ में साल से संबंधित जो अन्य प्रजातियां हैं ये इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो शीशम के वृक्ष है यहाँ पे देखते हैं, शेर है, असना है, जामुन के वृक्ष है, इसके अलावा बांस के वृक्ष जो है हमको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं।
बात करते हैं अगले वन्यजीव विहार की, वह है विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार जो है पिछले 2024 में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। यहाँ पे कुछ वन कर्मियों की जो है आग की लपटों के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। तो इस चक्कर से यहाँ पे इससे प्रश्न बने थे। तो यहाँ पे अगर स्थापना की बात करें तो 1988 में यहाँ पे विंसर वन्यजीव विहार को स्थापित किया जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 47 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो ये विंसर वन्यजीव विहार फैला हुआ है, 47 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। अगर जिला पूछा जाए तो ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आपका जो है विंसर वन्यजीव विहार आता है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः तेंदुआ देखने को मिलता है, काला भालू हमको दिखाई देता है, इसके अलावा यहाँ पे घुरल मिलता है, काकड़ मिलता है, जंगली बिल्ली दिखाई देती है, जंगली सुअर हमको जो इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। प्रमुख पक्षियों की बात करते हैं तो प्रमुख पक्षियों में है मोनाल, इसके अलावा जो हिमालयन स्नोकॉक है यहाँ पे दिखाई देती है, इसके अलावा गोल्डन ईगल है, गोल्डन ईगल भी जो है हमको इस क्षेत्र में दिखाई देती है। प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं तो प्रमुख वनस्पतियों में है देवदार, बांज, बुरांस, सुरई, चीड़, अयार, ये यहाँ पे क्या है प्रमुख वनस्पतियां हैं। अगला है वो है हमारे पास मसूरी वन्यजीव विहार। स्थापना की बात करें तो 1993 में जो है आपके जो मसूरी वन्यजीव विहार है, मसूरी वन्यजीव विहार को स्थापित किया जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 11 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है आपके मसूरी वन्यजीव विहार फैला हुआ है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये आपका मसूरी वन्यजीव विहार हो जाएगा। ये राज्य का जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कुल मिला के कितना 11 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो ये फैला हुआ है। इसके अलावा अगर जनपद पूछा जाए तो जो मसूरी वन्यजीव विहार है ये आपके जो देहरादून जनपद है, देहरादून जनपद के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं प्रमुख वन्य जीवों की तो यहाँ पे मुख्यतः आपको घुरल देखने को मिलता है, काकड़ देखने को मिलते हैं, लंगूर, बंदर, सेही, सुहर, भालू, गुलदार, ये यहाँ पे जो दिखाई देने वाले प्रमुख वन्य जीव विहार है। अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः हमको तीतर दिखाई पड़ता है, बटेर मिलते हैं, चकोर है, इसके अलावा जंगली मुर्गा है, ये सब जो हमको जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसके अंतर्गत हमको दिखाई पड़ते हैं। अगला वन्य जीव विहार है वो है हमारे पास नंदौर वन्य जीव विहार। नंदौर वन्य जीव विहार की अगर बात करें तो इसको जो है 2012 में स्थापित किया जाता है और ये जो है आपके जो नंदौर नदी है, नंदौर नदी के आसपास जो है ये वन्य जीव विहार स्थापित किया गया है। आप इसको ये मान के चल सकते हैं जो नैनीताल क्षेत्र है, नैनीताल का जो उधम सिंह से लगता हुआ क्षेत्र है, यह कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर की सीमा के आसपास जो है आपके नंदौर वन्य जीव विहार बना हुआ है। और अगर जनपद पूछा जाए तो नैनीताल और चंपावत के क्षेत्रफल पर जो क्षेत्र में जो है आपके नंदौर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 270 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है आपके नंदौर वन्यजीव विहार हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जीव जंतुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे बाघ है, लंगूर है, भालू है, ये सब जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे कि नवीनतम वन्य जीव विहार पूछा जाए तो नंदौर है जो कि 2012 में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा जाए तो केदारनाथ वन्य जीव विहार हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो मसूरी वन्य जीव विहार, ये सबसे छोटा जो है वन्य जीव विहार हो जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ अन्य प्रश्न थे जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं, जो हम साथ साथ में आपको बताते हुए चल रहे थे। अगला है हमारे पास संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो राज्य में जो है इनकी संख्या है 4 की संख्या में जो है हमारे पास संरक्षण आरक्षित जो यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे इससे संबंधित जो तथ्य है यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है आसन वेटलैंड आरक्षित। अगर मैं आसन वेटलैंड आरक्षित की बात करता हूँ तो ये राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है। और अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये जो 2020 में इसको राज्य का यहाँ पे रामसर स्थल घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे रामसर स्थल क्या है, दरअसल 1971 में जो ईरान है, ईरान में रामसर नाम की एक जगह है। इस जगह पर एक बैठक हुई थी और इस बैठक में जो विश्व की दलदलीय भूमि है, दलदलीय क्षेत्र है, उन दलदलीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जो यहाँ पे क्या है, एक ये रामसर नाम की एक संधि की जाती है
और इसी के नाम पे क्या है, जितने भी विश्व के ऐसे स्थल है जिनको जो है क्या है संरक्षित करना है, उन सबको जो यहाँ पे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है। वर्तमान में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के जो 101 रामसर स्थल जो है आपके इस सूची में शामिल हो चुके हैं। उसी सूची में आपके जो उत्तराखंड का आसन वेटलैंड है, आसन वेटलैंड आरक्षित है, ये भी जो है 2020 में इसको देश के 58वें 38वें रामसर स्थल के रूप में जो इसको शामिल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे, सॉरी माफ करना, 1982 में जो इसको यहाँ पे रामसर स्थल घोषित किया गया था। लेकिन वेटलैंड आरक्षित की बात करते हैं तो वेटलैंड आरक्षित जो है इसको 2020 में इसको वेटलैंड आरक्षित नहीं, सही ठीक है, सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं यहाँ देख के ना। यहाँ पे जो बात करते हैं 1971 में यहाँ पे रामसर कन्वेंशन होता है, फिर 1982 में जो भारत इस कन्वेंशन में शामिल होता है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का एकमात्र जो स्थल था ये आसन वेटलैंड है, जो 2020 में यहाँ पे क्या है इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है और देश का जो ये 38वां राष्ट्रीय जो रामसर स्थल है ये माना जाता है। अब यहाँ पे इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति जो मुख्यतः आपका जो विकास नगर के आसपास का क्षेत्र है, देहरादून में जो यमुना और आसन नदी है, यमुना और आसन नदी के संगम पर जो है आपका जो आसन वेटलैंड है ये बना हुआ है। इसके साथ साथ में अगर इसकी बात करते हैं तो इसको जो है 14 अगस्त 2005 को जो है यहाँ पे इसको क्या है जो आरक्षित है, संरक्षण आरक्षित इसको जो है घोषित किया गया था। तिथि याद रखेंगे 14 अगस्त 2005 को 2005 को। और इसकी अगर हम बात करते हैं उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन के लिए जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो यहाँ पे जो आसन वेटलैंड है इसको जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 14 अगस्त को। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो हमारे पास आसन वेटलैंड है ये आपके 444.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और जो कि आपके जो चक्रता वन प्रभाग है, चक्रता वन प्रभाग के अंतर्गत जो है आपके आसन वेटलैंड आता है। यहाँ पे मुख्यतः आपके जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, साइबेरियन पक्षियों के लिए जो है इस वेटलैंड को जाना जाता है। अगला वेटलैंड, अगला हमारे पास है झिलमिल झील आरक्षित। अगर झिलमिल झील आरक्षित की बात करते हैं तो इसको भी जो है यहाँ पे 2005 में इसको आरक्षित घोषित किया जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3783.5 किलोमीटर हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर जो ये फैला हुआ है। और ये आपके हरिद्वार जनपद में जो है आपके पड़ता है। जनपद पूछा जाए तो हरिद्वार है। और यहाँ पे जो मुख्यतः आपके जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा इस क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। अगला है हमारे पास सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 2012 में जो इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है आपके मुख्यतः 5824.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। और ये आपके मुख्यतः जो नैनीताल है, नैनीताल पे आपके सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलता है। अगर इसके पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में जो है इसका नाम पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित था। और उसके पश्चात जो है जनवरी 2024 से इसका नाम परिवर्तित करके सीतावनी कंजर्वेशन जो है इसका नाम रखा गया है, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। और यहाँ पे इस के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो अगर आप बात करते हैं रामायण की, तो रामायण का जो लवकुश वाला भाग है, लवकुश की बात करते हैं, उसका जो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम था और यहीं पे जो है सीता माता ने अपना अंतिम समय गुजारा था। तो यहाँ पे इनका एक पौराणिक मंदिर भी बना हुआ है। और उसी के आसपास जो है जो महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में दिखाई देता है। और इसका जो अभी देखरेख है इस आश्रम की, वो हमारे जो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो यहाँ पे इस आश्रम की देखरेख की जा रही है। चौथा हमारे पास है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2015 में जो है यहाँ पे नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को जो है स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 111.9 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व फैला हुआ है। और ये भी आपके नैनीताल जनपद में पड़ता है। जनपद पूछे नैनीताल। और यहाँ पे जो है 600 प्रकार की प्रजातियां पक्षियों की हमको देखने को मिलती है। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ये बन जाता है। कुल 600 प्रजातियां जो है इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। ये है पक्षियों की प्रजातियां।
तो ये हमारे पास 4 संरक्षण आरक्षित थी, जो कि हमने भी देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे राज्य में एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान बना हुआ है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान के नाम से जानते हैं। इसको जो है 1995 में स्थापित किया गया था, जो कि आपके 4.693 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये भी आपके नैनीताल जनपद में जो है देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमको जो है साइबेरियन टाइगर देखने को मिलता है, लेपर्ड देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ में जंगली कैट है, सिवेंट कैट है, भेड़िया है और तिब्बती भेड़िया है, काला भालू है, सांबर है, घुरल है और बंदर। ये सब जो है हमको इसके यहाँ पे अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है मुख्यतः आपके सिल्वर है, सॉरी सिल्वर फिजेंट है, कलीज फिजेंट है, चकोर फिजेंट है और तोते हैं, बतख है, ये सब जो यहाँ पे मिलते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में मुख्यतः यहाँ पे ओक मिलता है। ओक की प्रजाति के जो ब्रांच है और इसके साथ-साथ में तिलोज है, ये सब दिखाई देते हैं। बुरांश है, अयार है और महल है, ये सब जो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वन्य जीव बोर्ड की, यहाँ पे 1972 में भारत सरकार के द्वारा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, उस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसकी जो धारा 6 है, उस धारा 6 के तहत यहाँ पे क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, ये प्रावधान था कि जो है अपनी आकांक्षाओं के अनुसार जनमानस की आकांक्षाओं के अनुसार जो है, अपनी अभिरुचि के अनुसार जो है यहाँ पे वन्य जीव बोर्ड का गठन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है, जिसका अध्यक्ष है, अध्यक्ष के रूप में जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे पदेन अध्यक्ष यहाँ पे वन्य जीव बोर्ड का रहता है। इसके अलावा यहाँ पे राज्य में एक बुरांश उद्यान स्थापित किया गया है, जिसको आप रोडोडेंड्रॉन उद्यान के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो जो पिथौरागढ़ का मुनस्यारी क्षेत्र है, मुनस्यारी में यहाँ पे बुरांश उद्यान को जो है स्थापित किया गया है और ये जो है देश का प्रथम बुरांश उद्यान इसको कहा जाएगा। ये राज्य में पहली बार और देश में पहली बार इस प्रकार का उद्यान स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बुरांश की जो है कुल 35 प्रजातियाँ रखी गई हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 5 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में दिखाई देती है। इसके साथ-साथ में राज्य में वन्य जीव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रमुख है, एक है कस्तूरी मृग परियोजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। 1970 में यहाँ पे कस्तूरी मृग परियोजना को शुरू किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कश्मीर के हुगल मृग परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 1970 में यहाँ पे कश्मीर के हुगल मृग परियोजना को जो शुरू किया जाता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व परियोजना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1973 से जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है इस योजना की शुरुआत की जाती है। साथ-साथ में अगर प्रश्न बनता है हाथी परियोजना से संबंधित, तो हाथी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो 1992 में जो यहाँ पे हाथी परियोजना को शुरू किया जाता है। इसके साथ-साथ में 2002 में जो है, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, जो शिवालिक क्षेत्र है, इसके तहत जो है यहाँ पे जो हाथी परियोजना है, इसके तहत उत्तराखंड के शिवालिक हाथी रिजर्व के नाम से जो है इस क्षेत्र को जो है आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ-साथ में अगर हम बात करते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो यहाँ पे जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है, इसको 2006 में शुरू किया गया था। ये देश की बात चल रही है, देश और राज्य की बात है। बात करते हैं टाइगर वॉच योजना की, तो टाइगर वॉच जो योजना है 1991-92 में टाइगर वॉच योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके साथ-साथ में अगर हम बात करते हैं महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान केंद्र की, इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, जो कि आपके बागेश्वर में दिखाई देता है। बागेश्वर में आपके महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान जो स्थापित किया गया है। अगर हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पे है भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, जो कि आपके मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। अगर प्रश्न बनता है भारत का प्रथम फर्न संरक्षण केंद्र, तो ये आपके रानीखेत अल्मोड़ा में है। इसके अलावा राज्य का प्रथम मॉस गार्डन पूछा जाए तो मॉस गार्डन है खुरपाताल नैनीताल के अंतर्गत। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन पूछा जाए तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल गार्डन है, ये है आपके माणा गांव में, जो कि चमोली में पड़ता है। इसके साथ साथ में अगर राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क पूछा जाए तो यह है देहरादून जू के अंतर्गत। इसके साथ साथ में सुरभि वाटिका पूछा जाए या सुगंध वाटिका पूछा जाए या फिर एरोमेटिक गार्डन पूछा जाए तो ये आपके लाल कुआं हल्द्वानी में है। इसके साथ साथ में राज्य का प्रथम मगरमच्छ पार्क पूछा जाए, कैक्टस पार्क पूछा जाए तो यह है आपके उधम सिंह नगर में। यहाँ पे 1980-81 में जो है यहाँ पे राज्य में कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत जो है 1982 में जो
चमोली के कांचुला खर्क है, कांचुला खर्क में यहाँ पे एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1982 की डेट याद रखेंगे। 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाता है। और अगर प्रश्न बनता है कस्तूरी मृग फार्म योजना चलाई जाती है, तो यह 1980-81 से जो है इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। 1986 की बात करते हैं तो 1986 में जो है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। अगला है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड प्रारंभ किया गया था, तो यह है आपके 2009 में। 2009 में जो जो स्नो लेपर्ड योजना है इसको जो है शुरू किया गया था। इसके साथ साथ हमारे पास एक है नंदा देवी जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1988 में यहाँ पे नंदा देवी जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र को जो है स्थापित किया गया था। अगला है इसी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट से गणनाएं हुई है, उन गणनाओं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ गणना की, जो कि 2022 में कराई गई थी। 2022 की जो बाघ गणना है, इस बाघ गणना की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है यहाँ पे जो वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जो है जो बाघ जनगणना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1972 से 1972 में जो है यहाँ पे पहली बार बाघों की जनगणना प्रारंभ की गई थी। और ये जो है आपके प्रत्येक 4 साल के बाद जो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अभी लास्ट जो रिपोर्ट जारी की गई थी, यह गणना की गई थी, ये 2022 की है। इसके बाद जो अगली जनगणना है ये 2026 और 27 में ये जनगणना हमारे पास देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस जनगणना के बात करते हैं तो इस जनगणना के अनुसार जो है अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो कुल 560 बाघ हमको देखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम बात करते हैं पूरे देश की तो पूरे देश में जो है 3167 बाघों की संख्या है। तो यहाँ पे अगर बनता है राज्य के संबंध में, राज्य में बाघों की संख्या है 560। अगर देश की बात करें तो देश में हो जाएगा ये 3167। यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुल आपके 785 जो है बाघ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है 563 बाघ है। और तीसरे नंबर पे अपना उत्तराखंड, जहाँ पर जो है 560 बाघ यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर जो इससे पहले की जो जनगणना हुई थी बाघों की 2018 में, 2018 से 2022 के मध्य में यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं तो राज्य में जो 118 बाघ जो 4 वर्षों में वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस गति से यहाँ पे ये कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, जहाँ पे सबसे अधिक हमको टाइगर देखने को मिलते हैं, तो है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है सबसे अधिक हमको टाइगर देखने को मिलेंगे, बाघ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में एक दूसरी जो रिपोर्ट है वो है हमारे पास हिम तेंदुआ गणना। हिम तेंदुआ गणना की बात करते हैं तो 2022 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है कि इस गणना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह है 2009 से जो यहाँ पे हिम तेंदुआ परियोजना को जो है शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे जो है 23 अक्टूबर 2022 को जो है विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर जो है उत्तराखंड वन विभाग ने जो है हिम तेंदुआ की गणना के आंकड़े जो है जारी किए थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे 23 अक्टूबर क्या है आपके हिम तेंदुआ दिवस, विश्व हिम तेंदुआ दिवस अगर पूछा जाए तो यह है 23 अक्टूबर को। और यहाँ पे जो है राज्य के द्वारा 23 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और इस आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो राज्य में जो कुल तेंदुओं की संख्या थी ये थी 181 जो है राज्य में कुल तेंदुए थे। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो मुख्यतः आपके जो राज्य में अगर बात करते हैं तो 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो हमको जो हिम तेंदुआ है ये हमको दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस संरक्षण को स्थापित किया गया है। ये जो है आपके 2800 फीट ऊंचाई पर ये भैरव घाटी आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ये गंगोत्री से लगी हुई घाटी है। यहाँ पर जो हिम तेंदुओं से संरक्षण से संबंधित क्या है आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो ये योजना चलाई गई है, ये आपके केंद्र सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
इसके अलावा स्नो लेपर्ड गणना 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो इस 23-24 गणना के अनुसार जो है राज्य में कुल 718 जो है स्नो लेपर्ड हमको देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक स्नो लेपर्ड की बात की जाए तो ये है दूसरे नंबर पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो कुल 718 यहाँ पे क्या है स्नो लेपर्ड पूरे देश में है। और अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है लद्दाख में, जो कि 477 यहाँ पे कुल स्नो लेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं। अगर राज्य की बात करते हैं तो हमारे राज्य में जो कुल 124 स्नो लेपर्ड है, जो कि देश में दूसरा स्थान रखता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल है, जो यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ये थे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1988 में जो है आईयूसीएन के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो है इसको विश्व धरोहर के स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसी के बाद जो यहाँ पे 2005 में जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी को विश्व विरासत की जो यहाँ पे विश्व विरासत की सूची है, इस सूची में शामिल किया जाता है। साथ साथ में बात करते हैं तो 7 दिसंबर 2017 को जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले को यहाँ पे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है कुंभ मेले को शामिल किया। इसके साथ साथ में बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2009 को जो रामायण उत्सव है, रामायण उत्सव को भी जो यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और तथ्य है, ये है देहरादून में जो है विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इसको स्वीकृति मिल चुकी है और ये जो है 29 अगस्त 2024 को जो है यूनेस्को द्वारा जो है इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है और इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन जो है 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके वन्य जीवों से संबंधित थे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया है। साथ साथ में इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हमको लगी कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, उन चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक जो है इसे शेयर करना है और उनसे भी इसे सब्सक्राइब कराना है, वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।